क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से सब बढ़िया होंगे। चलो शुरू करते हैं। और आज हम ये अपने इस चैप्टर रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म को एकदम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल द चैनल बायो वाला। मैं आपका मेंटर हर्ष पराशर। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब फर्टिलाइजेशन और उसके बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ा था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सबसे इसे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पिछला रिवाइज करके देखते हैं कि पिछला हमें कितना याद है। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या हम अभी फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने प्री फर्टिलाइजेशन में दो इवेंट पढ़े थे। एक पढ़ा था गैमीटोजेनेसिस और एक पढ़ा था गैमीट ट्रांसफर। गैमीट ट्रांसफर, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस में हमने पढ़ा था कि गैमीट बनते कैसे हैं, और गैमीट ट्रांसफर में हमने पढ़ा था कि गैमीट ट्रांसफर कैसे होता है। अब हम ये था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि जब गैमीट ट्रांसफर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद होता है द मोस्ट वाइटल इवेंट नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, the most vital event of sexual reproduction, perhaps the fusion of gamete. This process is known as syngamy, result in the formation of diploid zygote, termed as fertilization. Fertilization is often used for this process. ठीक है, अब ये कहना क्या चाहता है, ये कहना ये चाहता है कि जो फर्टिलाइजेशन है वो रिप्रोडक्शन का सबसे अहम हिस्सा है। देखो, पहले गैमीट बने, फिर गैमीट ट्रांसफर हुए। अब जब गैमीट ट्रांसफर हो गए हैं तो गैमीट का फ्यूजन होना जरूरी है। तो वो प्रोसेस, जब गैमीट फ्यूज होता है उस प्रोसेस को सिनगैमी कहा जाता है, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं। मैंने क्या बताया था, जो गैमीट होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं, यानी मेल गैमीट एन होगा, फीमेल गैमीट एन होगा, और एन जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एन प्लस एन यानी 2n, मतलब डिप्लॉयड। तो मतलब जो जाइगोट बनेगा वो डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा हमारा। ठीक है, और डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। मतलब इसके दो नाम याद रखना, एक तो फर्टिलाइजेशन, दूसरा सिनगैमी। ठीक है, अब the term syngamy and fertilization are frequently used through interchangeably, मतलब ये दोनों का मतलब एक ही होता है, बस इसे interchangeably यूज कर सकते हैं। ठीक है, what happened if syngamy does not, अगर क्या होगा जब सिनगैमी ही होती ही नहीं है। अच्छा, चलो आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है, मैं हिंट दे रहा हूँ, वो इंसेक्ट है, ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो करता है, मतलब वो बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होता है। बताओ। उस इंसेक्ट का नाम है हनी बी। हनी बी में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फीमेल बनती है, फीमेल हनी बी बनते हैं। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मतलब जो हनी बी बन रही है वो बिना फर्टिलाइज हुए बन रही है, तो वो मेल हनी बी बनती है। उसे हम ड्रोन्स कहते हैं। इस बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल्स लिखे हैं, देखो। However, it is mentioned here that in some organisms like rotifers, honeybee जैसा भी बताया, and in some lizards and birds like turkey, the female gamete undergo development to form new organism without fertilization. This phenomena is known as parthenogenesis. इस phenomena को parthenogenesis कहते हैं, मतलब producing offspring without going under fertilization. The process is known as parthenogenesis. और पार्थिनोजेनिक फ्रूट कौन सा है ये भी याद रखना। एनिमल्स तो बता दिए, रोटीफर, हनी बी, लिजर्ड्स, बर्ड में टर्की। ऐसा फ्रूट जो पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होता है, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन, उसका एग्जांपल है बनाना। बनाना का फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेयर डज सिनगैमी अकर, सिनगैमी होती कहाँ है। अभी तक तो पढ़ा ना, फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे ये फर्टिलाइजेशन आखिरकार होता कहाँ है। इसके लिए थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छे से हाईलाइट हो। ये वाला रखते हैं सियान कलर। चलिए, क्वेश्चन है
वेयर डज सिनगैमी अकर, सिनगैमी होती कहाँ है। अब पहले हम इसे अलग अलग पार्ट में देखते हैं कि सिनगैमी या तो देखो फर्टिलाइजेशन या तो बॉडी के बाहर हो सकता है, ठीक है, मतलब बॉडी के बाहर पानी में आउटसाइड आउट, या फिर ये बॉडी के अंदर हो सकता है यानी इनसाइड। फर्टिलाइजेशन दो तरीके से हो सकता है, या तो आउटसाइड या इनसाइड। अब वो आउटसाइड और इनसाइड को के क्राइटेरिया पे ही दो दो पार्ट में से डिवाइड करा गया है फर्टिलाइजेशन को। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल इंटरनल कहा गया, ये रहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब हम इसको देखते आखिर है क्या ये एक्सटर्नल और इंटरनल, आखिर होता क्यों है ऐसा। In most of the aquatic organisms such as majority of algae, fishes as well as amphibians, syngamy occurs in the external medium, that is water outside the body the organism. This type of gametic fusion is known as external fertilization. अभी बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में, याद करने की कोशिश करो कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो अपने गैमीट्स पानी में छोड़ देते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स आर 1000 टाइम्स मोर इन नंबर देन फीमेल गैमेट्स। तो वो पानी में क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट पानी में ही एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एक दूसरे के साथ जाके मर्ज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी के बाहर हो रहा है, इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो ग्रेट synchrony between sexes and release a large number of gametes in the surrounding medium in order to enhance the chance of syngamy। अभी बताया ना, मेल गैमेट फीमेल से 100,000 टाइम्स ज्यादा नंबर में रिलीज होते हैं ताकि सिंगैमी के चांसेस बढ़ जाए, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएं। जो कि ये पानी के बाहर मतलब बॉडी के बाहर हो रहा है, तो इसमें एक फिक्स रास्ता है नहीं। अब कोई मतलब सपोज करो फीमेल लेफ्ट साइड में है और मेल ने अपने सारे स्पर्म राइट साइड में छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो वो अपने स्पर्म लार्ज क्वांटिटी में हर डायरेक्शन में छोड़ता है ताकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्पर्म तो जाके फर्टिलाइजेशन करे। अब इस बात का डिसएडवांटेज क्या है, द मेजर डिसएडवांटेज इज दैट द ऑफस्प्रिंग आर एक्सट्रीमली वनरेबल टू प्रेडेटर्स थ्रेटनिंग अप दिस सर्वाइवल टू एडल्टहुड। अब ऐसे में भाई जब कुछ चीज पानी में रिलीज हुई है, मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म पानी में रिलीज हुआ है और वो जन्म ले रहा है, तो उसको खाने वाले भी होंगे। लाइक स्मॉल फिशेज है, ठीक है, स्मॉल फिशेज को बड़ी फिशेज खाती हैं। अब उन स्मॉल फिशेज के जब स्पर्म्स और एग पानी में रिलीज होंगे, पानी के अंदर ही वो फर्टिलाइज हो जाएंगे और जो सेल है वो पानी के अंदर ही डिवाइड होते रहेंगे, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो बढ़ता रहेगा। तो किसी ना किसी और फिश को तो दिखेगा ना, अब उसे तो वो लगेगा, उसके लिए तो वो खाना है, तो वो तो उसे खा जाएगी। तो इसके कारण ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है कि ये प्रेडेटर से नहीं सुरक्षित रह पाते। मतलब इसमें किस्मत का खेल है, जो बच गया सो बड़ा हो जाएगा, अगर नहीं बचा तो वो बचपन में ही किसी का शिकार बन जाएगा, ठीक है। अब इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, higher animals such as reptiles, birds, mammals, and in majority of plants like bryophyte, pterido, gymnospermo, syngamy occurs inside। अब देखो ज्यादातर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो धरती पर रहते हैं उसमें लाइक रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन सब में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। अब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसलिए उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इस टाइप के फर्टिलाइजेशन में एग फॉर्म होता है फीमेल के अंदर जो कि फ्यूज होता है मेल गैमीट से, और वो भी फ्यूजन फीमेल के अंदर ही होता है। ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, द मेल गैमीट इज मोटाइल, जिसमें मेल गैमीट मोटाइल रहता है और फीमेल गैमीट से जाके वो फ्यूज होता है, ठीक है। अभी ये क्या, इन दीज इवन थो द नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस। मतलब इसमें भी भले ही मेल गैमीट जितने भी प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, बट जितनी लार्ज क्वांटिटी में मेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे उतनी कम क्वांटिटी में फीमेल गैमीट प्रोड्यूस होंगे। मतलब देखो अब स्पर्म एक साथ मिलियंस ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, है ना, बट ओवम कितना ओवम से मतलब ओवरी से एग कितना रिलीज होता है, एक ही एग तो रिलीज होता है, तो मिलियंस के लिए एक एग, यानी फर्टिलाइजेशन का चांस मतलब जो स्पर्म पहले पहुंचेगा
वही फर्टिलाइज कर पाएगा, ठीक है। इन सीड प्लांट्स however the non motile male gametes are carried to female gamete by pollen tube। जो सीड वाले प्लांट होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, लाइक एंजियो और जिम्नोस्पर्म, इसमें भी आप एंजियोस्पर्म का एग्जांपल ले लो। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसमें मेल गैमेट तो मोटाइल होता नहीं है, वो तैर के कहीं जाता नहीं है, उसे या तो विंड, वाटर या इंसेक्ट के थ्रू वो ट्रेवल करके फीमेल तक पहुंचता है। अब पहुंचने के बाद जब वो पिस्टल पे गिरता है, तो वो पिस्टल पे गिरने के साथ ही वहां पे ये रहा पिस्टल आपका, ये रहा पोलन ग्रेन। जैसे ही यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरता है, वो यहाँ पे अंदर पोलन ट्यूब बनानी स्टार्ट कर देता है, और वो पोलन ट्यूब के एकदम स्टार्टिंग में यहाँ पे होगा मेल गैमेट। वो अंदर ओवरी के अंदर यहाँ से एंटर करेगा, यहाँ पे होंगे एग, वो एग से जाके फर्टिलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नॉन मोटाइल मेल गैमेट है, पर वो मोटाइल होते, वो फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं इस पोलन ट्यूब की मदद से। किसकी मदद से? पोलन ट्यूब, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ तो हो गया फर्टिलाइजेशन। देखो पहले गैमीट बना, गैमीट जाने से फिर गैमीट ट्रांसफर हुआ मेल से फीमेल के पास। अब दोनों मिल के फर्टिलाइजेशन कर भी लिए। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है रे भैया? फर्टिलाइजेशन के बाद भी तो कुछ होता होगा, है ना। फर्टिलाइजेशन के बाद बहुत कुछ होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में ये कंबाइन होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तब वहां पे बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। मतलब ये रहा मेल गैमीट, ये रहा फीमेल गैमीट, एन एन, ये जब दोनों मिलते हैं तो एक सेल बनता है जो कि होता है 2n, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। ये है आपका मेल, ये है आपका फीमेल, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का। सबसे पहला इवेंट होता है जाइगोट फॉर्मेशन। सबसे पहले जाइगोट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज द यूनिवर्सल इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये यूनिवर्सल है। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम, यूजुअली इन वाटर, वेयर एज इंटरनल जाइगोट फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखा क्या कहा था मैंने? पानी में जो फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा मतलब एक्सटर्नल, उसमें जाइगोट पानी में ही बनेगा। वहीं जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है यानी इंटरनल, उसमें जाइगोट बॉडी के अंदर ही बनेगा। भाई ये तो बात ही स्वाभाविक है, ये तो स्वाभाविक बात है कि जिसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसमें बाहर ही तो बनना है जाइगोट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होते ही जाइगोट बनता है। और जिसमें अंदर हो रहा है वो उसमें अंदर ही बनेगा, है ना। Further development of zygote depends on the type of life cycle the organism has and the environment is exposed to. In organism belonging to fungi, algae, zygote develops a thick wall that is resistant to desiccation and damage. It undergo a period of rest before germination, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जाइगोट डिवाइड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो इनटू हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स, ठीक है। अब इसे समझा देते हैं। जाइगोट के बाद जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो उसके एनवायरनमेंट पे और उस ऑर्गेनिज्म पे पूरी तरह डिपेंड रहेगा। जैसे जो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगी या एल्गी, वो उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसलिए जाइगोट के ऊपर एक थिक कवरिंग आ जाती है। वो थिक कवरिंग उसे डैमेज से बचाती है, उसको डेसिकेशन से बचाती है, मतलब खराब होने से या उसे उस पर कोई चोट वोट ना है, उससे उसके ऊपर एक थिक कवरिंग आ जाती है, वो बचाती है। फिर और वो कहते हैं अपने जर्मिनेशन से पहले एक रेस्टिंग फेज में चला जाता है। अब देखो फंगी और एल्गी ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये जो जाइगोट है ये मियोसिस के थ्रू अपने आप को डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के कारण ये डिप्लॉइड था जाइगोट, तो जैसे ही वो मियोसिस करेगा, मियोसिस के प्रोसेस के अंदर अंडरगो जाएगा, वैसे ही वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बड़े होके 4 डिफरेंट हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स को क्रिएट करेंगे, ठीक है। यह है आपकी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल।
ये मेन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखना। इसको एक अच्छे अलग कलर से हाईलाइट करते हैं, पर्पल कलर से। Zygote is a vital link that ensures the continuity of species between organism of one generation and the next, and every sexually reproducing organism, including human being, the life as begins as a single cell, the zygote. ये लाइन एकदम याद रखना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यहाँ तक कि उसमें भी पूछा जाता है, एक्सप्लेन व्हाई zygote is the vital link that ensures द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। इसको मार्क कर लो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, ये इससे स्टार क्वेश्चन में मार्क कर लो। अभी अभी तक मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है किसी भी उसके लिए कि ये स्टार क्वेश्चन है, पर ये वाला एकदम स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाई ज़ाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। ज़ाइगोट एक वाइटल लिंक क्यों है जो कि स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है? क्यों है इसका आंसर अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि ज़ाइगोट जो है वो मेल और फीमेल के गैमीट फर्टिलाइजेशन से बनता है, और ज़ाइगोट फॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, और रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर स्पीशीज ऑन अर्थ। इसलिए ये ज़ाइगोट एक वाइटल लिंक है, क्योंकि एक सिंगल सेल है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से निकला है, उससे एक सिंगल सेल बना है, फिर एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, इसलिए इसे वाइटल लिंक कहा जाता है। अभी तक हमारा सबसे पहला इवेंट क्या था पोस्ट फर्टिलाइजेशन में? डेट इज ज़ाइगोट फॉर्मेशन। अब हमारा दूसरा इवेंट क्या है? दूसरा इवेंट है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ज़ाइगोट। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ज़ाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन ड्यूरिंग माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन। अब देखो, एम्ब्रियो सिर्फ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आगे चल के डिप्लॉयड रहेंगे वो उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। वहीं जो आगे चल के हैप्लॉयड होंगे उसमें मियोसिस होता है। ज़ाइगोट फॉर्मेशन के बाद मियोसिस होता है जिससे वो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। वहीं जो आगे चल के डिप्लॉयड रहेंगे उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, मतलब जो ज़ाइगोट है वो अपने आप में डिवाइड होगा, यानी माइटोटिक डिवीजन करेगा, यानी डिप्लॉयड का डिप्लॉयड सेल रहेगा पर एक से दो बनेंगे, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, ऐसे डिवाइड करते 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 मतलब ऐसे डिवाइड करने लगेंगे, और इसको एम्ब्रियो कहेंगे। मतलब ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस द ज़ाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन, मतलब सेल अंदर ही अंदर डिवाइड भी करेगा और डिफरेंशिएट भी होगा, ठीक है। और ये माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होगा। The cell division increase the number of developing embryo. Cell differentiation helped of grow cell to undergo certain modification to form specialized tissue and organ to form an organism. देखो, सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, मतलब 1 से 2, 2 से 4, जैसे अभी बताया, ठीक है। वहीं सेल डिफरेंशिएशन इसलिए होगा ताकि कुछ सेल अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन अटेन करे, लाइक कुछ सेल फॉर्म करे एक्सक्रीशन का, और फिर वो आगे जाके किडनी बनाए, कुछ सेल आगे जाके स्टमक बनाएंगे, कुछ सेल हार्ट बनाएंगे, कुछ सेल ब्रेन बनाएंगे, ऐसे ये सब अपने अपने उसमें स्पेशलाइज हो, इसलिए इसे सेल डिफरेंशिएशन कहा जाता है, ठीक है। ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, सेल डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन। The animals are categorized into oviparous and viviparous based on whether the development of zygote takes place inside the body, female body or outside, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है उसके बॉडी के अंदर भले ही फर्टिलाइजेशन हो जाए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन भले ही हो जाए, पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन अगर बॉडी के बाहर हुआ है, मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, कहते हैं जो जाइगोट है उसके चारों तरफ एक कैल्केरियस शेल बन गया, और वो एग के रूप में वो एग के रूप में, यानी फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज्ड एग, मतलब आप लोग ऐसा समझ लो
कि रुको, इसको ऐसे समझाते हैं आपको। हाँ, एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस वीविपेरस बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट जो जाइगोट का डेवलपमेंट है उस बेसिस पे मेल और उस बेसिस पे ओविपेरस और वीविपेरस कहा गया है। वीविपेरस उन ऑर्गेनिजम्स को कहा गया है जिसमें मतलब जो कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो या तो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो, इस बेसिस पे उन्हें ओविपेरस या वीविपेरस कहा गया है। अब सबसे पहले इसमें आते हैं ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स में कैसे होता है, ठीक है, फिर आएंगे वीविपेरस पे। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, याद रखना रेप्टाइल्स और बर्ड्स, द फर्टिलाइज एग्स कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल एंड लेड इन सेफ प्लेस इन द एनवायरनमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन द यंग वन हैच आउट। अरे इतना नहीं समझे तुम? ये देखो, जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट इंटरनल है या एक्सटर्नल है, मतलब वो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है, अंदर ही एम्ब्रियो बन रहा है या बाहर बन रहा है, उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो ओविपेरस या वीविपेरस। ओविपेरस वो ऑर्गेनिज्म है जो अंडे देते हैं, अंडे देते हैं मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें जाइगोट बॉडी के अंदर बना है बट जाइगोट के ऊपर एक कैल्केरिया शेल बन गया है, फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक कैल्केरिया शेल बन गया है जो कि बाद में बॉडी के बाहर आया है और बाहर जाके वो अपना जाइगोट से एम्ब्रियो बना है एनवायरनमेंट में, बॉडी से बाहर एग की फॉर्म में निकला है जिसके ऊपर एक कैल्केरिया शेल है, तो उन ऑर्गेनिज्म को ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहेंगे। वहीं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें जो उसकी जाइगोट है उसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही हो रहा है, अंदर ही वो जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया है और एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म बन रहा है, उन ऑर्गेनिजम्स को विविपेरस ऑर्गेनिज्म कहेंगे। यहाँ लिखा है देखो, इन विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस zygote develops into young ones the body inside the body of female organism. After attaining certain stage of growth the young one are delivered out of the female organism. इसको इंक्यूबेशन और जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड उनके लिए यूज किया जाता है जो अंडे से बाहर आते हैं यानी ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स के लिए, और जेस्टेशन पीरियड उनके लिए कहा जाता है जो कि डायरेक्ट बर्थ लेते हैं लाइक विविपेरस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के एकदम अंतिम छोर पे पहुंच चुके हैं। लास्ट में क्या लिखा है इसमें, because of the proper embryonic care and protection the chance of survival of young ones is greater in viviparous। अब देखो, आप एक चीज बताओ कि कोई भी जाइगोट अंडे की शेप अंडा बन के बॉडी से बाहर आया है, मतलब कैल्केरियस शेल लगा के बाहर आया है, फिर बाहर उसका डेवलपमेंट हो रहा है, वो ज़्यादा सेफ है या जाइगोट बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है वो ज़्यादा सेफ है? जो अंदर डेवलप हो रहा है वो ज़्यादा सेफ है ना, क्योंकि आप में से कुछ लोग अंडे खाते होंगे, कुछ नहीं खाते होंगे। अब अंडा क्या है? अंडा वो जाइगोट ही तो है, जिसको आप तोड़ के बड़े अच्छे से ऑमलेट बना के खाते हो, वो जाइगोट ही तो है। अब आपने उस अंडे को तो तोड़ दिया, मतलब उससे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब उसकी लाइफ साइकिल वहीं खत्म हो गई। तो ऐसे जैसे हम उसके लिए प्रेडेटर हुए, ऐसे और भी तो प्रेडेटर्स होंगे जो उस एग के पीछे होंगे, या फिर आंधी तूफान आया जिसमें वो एग टूट गया या फिर सड़ गया, गल गया, तो उसमें लाइफ के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि प्रेडेटर्स भी है और एनवायरमेंटल चेंज भी होंगे। वहीं अगर वो डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो रहा होता, फीमेल बॉडी के अंदर, तो कोई प्रेडेटर तो ऐसा है नहीं जो बॉडी के अंदर से मतलब बॉडी के अंदर से एम्ब्रियो निकाल के खाएगा। कोई भी नहीं खाता, या तो पूरा ऑर्गेनिज्म मारा जाएगा, नहीं तो वो नहीं मारा जाएगा। तो इसलिए विविपेरस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ज़्यादा सेफ होता है और उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सर्वाइवल के देन ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट्स the zygote is formed inside the ovule। zygote ovule के अंदर बनता है। after fertilization sepal petals stamens of the flower weather and fall off। मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद, अरे फ्रूट बनने से एक चीज बताओ, अमरूद का फ्रूट देखा है ना, अमरूद का फ्रूट जब फर्टिलाइज होने मतलब जब फ्लावर फर्टिलाइज हो जाता है उसका, आपको नहीं पता चलेगा बट जब फर्टिलाइज हो जाता है तो उसका जो फ्लावर है वो फ्लावर आगे से पूरा उसके पेटल्स एकदम गिर जाते हैं, उसके जो पंखुड़ी है वो गिर जाती है, फिर उसका एम्ब्रियो बड़ा होना शुरू हो जाता है ना।
एम्ब्रियो ही तो बड़ा होता है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओव्यूल एंड द ओव्यूल स्टार्ट मतलब ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एंड द पेटल्स एंड सेपल्स स्टार्ट फॉलिंग ऑफ। अब यहाँ पे द पिस्टिल however remain attached to the plant. The zygote develops into embryo and ovule develop into seed. The ovary develop into fruit which develops a thick pericarp that is protective in function after dispersal of seed germination under favorable condition to produce new plants. मतलब अब फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर के पेटल्स टूटना गिरना शुरू हो जाता है, पेटल्स गिरना शुरू हो जाते हैं। ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ है और ओव्यूल के ऊपर होते हैं इंटेग्यूमेंट्स। हमने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा है इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। 10th क्लास में पढ़ा है इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, याद होना चाहिए आपको। वो इंटेग्यूमेंट्स बनता है सीड कोट, ओव्यूल बनता है सीड, ओवरी बनता है फ्रूट जिसे हम खाते हैं, एंड अंदर के मतलब वो एग बनता है सीड, और उसके ऊपर मतलब और एक पेरिकार्प की कोटिंग होती है विच डेवलप्स अ थिक वॉल। जो ओवरी है वो फ्रूट बनता है, फ्रूट के ऊपर एक थिक वॉल की कोटिंग होती है जिसे पेरिकार्प कहा जाता है, जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, जो कि सीड्स को प्रोटेक्ट करता है। और डिस्पर्सल के बाद फेवरेबल कंडीशन में ये एक नए प्लांट को डेवलप करता है, और ये है प्लांट के पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। एनिमल में क्या है, एनिमल में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। अगर वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का जाइगोट है तो मियोटिक डिवीजन में जाएगा, ठीक है, याद रखना वो मियोटिक डिवीजन में जाएगा, मियोटिक डिवीजन में जाएगा। और मियोटिक डिवीजन में जाने के साथ वो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल से 4 नए ऑर्गेनिज्म बनेंगे। वहीं अगर वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का है तो वो कहते हैं एम्ब्रियो बनाएगा, यानी एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, सेकंड इवेंट एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट या तो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल, मतलब या तो बॉडी के अंदर होगा या बॉडी के बाहर होगा। अगर वो बॉडी के अंदर होता है, उस बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ओविपेरस या विविपेरस। अगर जाइगोट का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर होता है और जाइगोट के ऊपर कैलकेरिया शेल बनता है और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बीच में होता है, तो उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं ओविपेरस। वहीं जाइगोट का डेवलपमेंट अगर बॉडी के अंदर होता है, यानी एम्ब्रियो बॉडी के अंदर बनता है, फिर वो डेवलप होकर और इंडिविजुअल बनता है, फिर सर्टेन जेस्टेशन पीरियड के बाद वो बाहर आता है, उस ये होते हैं विविपेरस ऑर्गेनिजम्स। अब नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ओव्यूल। ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर्स अपने पेटल्स गिरा देते हैं, पेटल्स गिराने के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, इंटेग्यूमेंट सीड कोट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, और ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, फ्रूट के ऊपर एक थिक कोटिंग होती है जो कि प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं। डिस्पर्सल के बाद फेवरेबल कंडीशन आने पे जो कि एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट के रूप में डेवलप होगा, ये है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट। हम इनको एकदम अच्छे और विस्तार से पढ़ेंगे अगले चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। फिर हम इसके बाद हम एनिमल्स में भी रिप्रोडक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में एकदम अच्छे से। अभी तो ये पूरे पहले चैप्टर में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था, पूरी बुक का ओवरव्यू था, ठीक है। इसी के साथ साथ चैप्टर खत्म होता है। अब आते हैं इसके बाद के एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एकदम अच्छे से कर लेना। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एक बार कर लोगे तो तुम्हें पूरा चैप्टर का अच्छे से पता चल जाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में बस एक ही 4 मार्क का क्वेश्चन है, वो है जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट एंश्योर्स द कंटिन्यूटी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन। इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से इस क्वेश्चन को मतलब तैयार करिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखना होगा आपको, ठीक है। और इस चैप्टर में से अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो वो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आगे वाले चैप्टर पढ़ने के बाद आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है और सबसे अच्छा तरीका है किसी भी बायोलॉजी एग्जाम में, सब्जेक्टिव एग्जाम में
टीचर से मार्क्स गेन करने का कि जहाँ पे पूछा भी नहीं हो वहाँ पे भी डायग्राम बना के, लाइक फर्टिलाइजेशन के डायग्राम में आप एक स्पर्म बना दे, ओवम बना दे, उससे दिखा दें कि ये जाइगोट बना है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना है, और प्लांट में दिखा दे फ्लावर से फीमेल फ्लावर में पिस्टल पे पोलन ग्रेन गया और एक पोलन ट्यूब बना दें, एंड देन इट इज नॉन फर्टिलाइजेशन बता दें इसका। हम इसके बारे में पूरा हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, अभी हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में भी इसके बारे में पूरा एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और ये चैप्टर आज हमने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। और हमने ये भी डिसाइड किया है कि महाराष्ट्र बोर्ड के बायोलॉजी को भी हम स्टार्ट करेंगे, तो शायद नेक्स्ट वीडियो के साथ साथ महाराष्ट्र बोर्ड के पहले चैप्टर 11th क्लास के पहले चैप्टर का वीडियो भी निकले आउट होगा, तो महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे भी अब पढ़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आया है या नहीं आया है। थैंक यू।